हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट होते हैं या फिर जो भी पदार्थ होते हैं उनमें जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, इस चैप्टर में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि दूध का क्या बन जाता है, दही बनता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि कागज़ के अगर हम टुकड़े कर देते हैं या कांच का टुकड़ा, अगर जैसे कांच का कोई बड़ा टुकड़ा है, उसको उसके छोटे छोटे फर्श पे गिर जाने से टुकड़े हो जाते हैं, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन को हम इसमें देखेंगे। इसके साथ ही इसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे कि लोहे का जंग का लगना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, और इसमें इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के साथ साथ इस चैप्टर में हम क्रिस्टलीकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। ठीक है, तो शक्कर पानी में घुल जाती है, एक प्रकार का विलयन बन जाता है, मीठा पदार्थ बन जाता है। और इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है और दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन होता है। तो खींचा हुआ रबड़ बैंड भी एक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। तो इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले आइए हम भौतिक परिवर्तन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एक्टिविटी बताई गई है, इसमें कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना है। ठीक है, एक टुकड़ा है, इसको 4 जो है हम टुकड़ों में काट लेते हैं। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए, फिर से इसको 4 टुकड़ों में हम कट कर लेते हैं। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लेते हैं, यानी कि पुनः जो है कुछ इस प्रकार से कागज बन जाए। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा बना सकते हैं, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? यानी कि जो भी कागज का टुकड़ा था पहले, ठीक है, तो उसके बाद में टुकड़े करने के बाद उस कागज के हम टुकड़े कर देते हैं बहुत सारे, तो क्या जो कागज था उसके गुण में कोई परिवर्तन आया? तो उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर जो है दूसरा यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है कि अपनी कक्षा के चॉकबोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े को चूर्ण बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चॉक के आकार में बेल कर सुखा दें। ठीक है, यानी कि जो चूर्ण था चॉक का, उसको फिर से जो है हम एक चॉक के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो ये भी क्या है, किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल आकार आकृति में ही परिवर्तन हुआ है। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी बताई गई है कि कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए और बर्फ के थोड़े से भाग को पिघलाकर एक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। आप कटोरे में हिमकारी मिश्रण यानी बर्फ और नमक को रखें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? तो इसको देखेंगे करके। ठीक है, तो पुनः जो है बर्फ बन जाएगा। इससे क्या हुआ? ये भी भौतिक परिवर्तन है, यानी कि जल से बर्फ बनेगी और जब बर्फ पिघल जाएगी तो पुनः फिर से हमें जल प्राप्त हो जाएगा। तो इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसकी अवस्था में परिवर्तन केवल हो रहा है। अगली यहाँ पे एक और एक्टिविटी के माध्यम से भौतिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को फिर देखना है। तो क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंद दिखाई देती है? तो वहाँ पे जो है जल एकत्रित होता है वाष्प, जब जब जल को उबाला जाता है तो जल उबल के वाष्प में परिवर्तित होकर भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। और अगर उस पर जो है हम कोई प्लेट या ढक्कन लगा देते हैं तो वो भाप धीरे धीरे ऊपर के ढक्कन में एकत्रित होती रहती है और पुनः जो है जल के फॉर्म में वो नीचे गिर जाती है। तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे
बताया गया है कि उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र जो आगे का जो भाग होता है तो उसमें गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करनी है। क्या ब्लेड के अग्रभाग का रंग कोई रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो जब किसी भी आप ब्लेड को या किसी लोहे को जब आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका आगे का हिस्सा कैसा हो जाता है, लाल पड़ने लगता है। ठीक है, बहुत गर्म होता है तो लाल रंग में या ऑरेंज रंग में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो है ब्लेड को ज्वाला से हटा देना है। तो कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए, तो क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे आगे एक्टिविटी जो क्रियाकलाप 5.1 और 5.2 में आपने देखा कि कागज और चौक के साइज में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे चित्र 5.1 की बात की गई है, तो इसको देख लीजिए। कागज का टुकड़ा यहाँ पे दिखाया गया चित्र 5.1 में। ठीक है, और चित्र 5.2 में यहाँ पे देखिए लोहे की कुछ जंग लगी यहाँ पे वस्तुएं भी दी गई हैं। क्रियाकलाप 5.3 और 5.4 में द्रव की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ठोस से द्रव में और गैस से फिर से पुनः, गैस मतलब यहाँ पे क्या है, भाप है, वाष्प है, तो फिर पुनः जो है वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे ही चित्र जो क्रियाकलाप 5.5 है, तो इसमें क्या होता है, आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है, लेकिन बाद में पुनः वैसा ही रंग हमें प्राप्त हो जाता है। तो पदार्थ के आकार, साइज यानी कि आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो ये था आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में ध्यान रखिएगा हमेशा कौन कौन से गुण होते हैं, पहले ये देख लीजिए कि भौतिक परिवर्तन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। एक तो उसका आकार होता है, साइज होता है, कलर होता है, और किस फॉर्म में यानी किस अवस्था में हो वो पदार्थ, ये सभी क्या है, उसके गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। और ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी का आकार में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि आपने कागज़ का टुकड़ा देखा था। फिर साइज में परिवर्तन हो जाए, जैसे आप बर्फ़ जमा देते हैं, बाद में पिघल के वो तरल में जब परिवर्तित हो जाती है तो उसका आकार, साइज दूसरा हो जाता है। रंग में परिवर्तन हो जाता है या फिर अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। जब आप किसी लोहे के टुकड़े या फिर ब्लेड को जब गर्म करते हैं तो वो लाल में रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम दूसरे परिवर्तन को देख लेते हैं। दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो लोहे में जंग का लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग की परत एक जम जाती है और यह पदार्थ क्या कहलाता है, जंग होता है। यह प्रक्रम यानी कि ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे के लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसे जंग लग जाती है। तो आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ या लौह से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तन पर विचार करें जिनमें एक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। ठीक है, तो अभी तक देखा कि आपने लोहे पे जो जंग लगती है और वो लोहा हमें पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें हमें एक नया ही पदार्थ प्राप्त होता है। आगे क्रियाकलाप 5.6 में बताया गया है कि शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीते या तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है।
शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें, यानी कि लगातार हमें मैग्नीशियम के जलते फीते को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी बहुत तेज होती है और बच्चों की आंखों के लिए वो हानिकारक हो सकता है। आगे बताया गया है कि मैग्नीशियम की पतली पट्टी है, जो फीता होता है अथवा तार होता है, उसका हमें एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लेना है और इसके सिरे को रेगमाल से साफ कर देना है। उसके बाद में साफ करने के बाद में सिरे को मोमबत्ती की लौ पर लाइए, यानी कि जो फीता है उसको हमें रेगमाल से साफ करने के बाद में उसे कि मोमबत्ती की लौ से उसको जलाना है। यह चमकदार श्वेत यानी सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म यानी पाउडर शेष रह जाता है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न होती है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ होता है बनाना या हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को साथ में मिलाते हैं, या यूँ कह लीजिए जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो कोई भी जो पदार्थ है वो कब जलता है? जाहिर सी बात है, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलता है, ठीक है। आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि अगर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हम कोई कांच का ग्लास ढक देते हैं, कोई भी बर्तन ढक देते हैं, तो कुछ समय पश्चात वो मोमबत्ती अपने आप जो है जलना बंद हो जाती है या फिर बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि जो है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। जब हम मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ ही बना लेती है। तो यहाँ पे एक तीर आप देख पा रहे हैं, एक एरो बना हुआ है। इस एरो का मतलब होता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके एक नया पदार्थ बन रहा है या फिर हो जाता है। तो इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही यह छात्रों से अपेक्षित है, ठीक है। यानी कि जब आप अपनी अपर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको ये जो समीकरण होते हैं, जो रिएक्शन होती हैं, इनको बैलेंस करने के लिए भी बोला जाता है और बैलेंस भी किया जाता है। लेकिन अभी आप छोटे क्लासेस में हैं तो ये बच्चों से अपेक्षित नहीं किया जाता है कि वो इसको बैलेंस करें। आगे बताया गया है कि भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। जो भी राख मिली थी मैग्नीशियम के फीते को जलाने के पश्चात उसको हमें एकत्रित करना है, उसमें हमें जल मिलाना है। जलीय विलयन या मिश्रण को अच्छी तरह हिलाना है। मिश्रण का लाल या नीले लिटमस से फिर परीक्षण करना है। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, यानी जो विलयन आपने बनाया था वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ठीक है। वो हमें लिटमस पेपर से पता चलेगा। तो भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम और जल यानी कि MgO और H2O जब यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये इसका समीकरण है। आगे जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? क्षारक है, ठीक है। बेस होता है, क्षारक होता है। तो क्षारक हमेशा लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित करता है? नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो विलयन था वो लिटमस पेपर को किस में परिवर्तित करेगा? नीले लिटमस में परिवर्तित करेगा, यानी कि लाल लिटमस पेपर को नीला परिवर्तित करेगा। और अगर नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो वो नीला ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बेस ही है ना। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने से बनता है। तो मतलब क्या है? जब एक नया पदार्थ हमें मिल रहा है किसी भी पदार्थ से तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी एक और बताई गई है इसमें इस शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए। ये यहाँ पे आप देख लीजिए क्या बताया गया है। कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, इसको हम नीला थोथा भी कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को घोल लेना है। कॉपर सल्फेट इसको
हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, CuSO4। ठीक है। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें भी मिलानी है। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लेना है। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। ये आप जो है चित्र 5.4 में देख पा रहे हैं कि लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो जो पहले जो कलर था वो कैसा था, कॉपर सल्फेट जो नीला होता था उसका कलर कैसा था, नीला था। जब हम उसी विलयन में कोई ब्लेड डाल देते हैं, यूज़ की हुई ब्लेड या यूँ कह लें जंग लगी हुई ब्लेड को जब हम डालते हैं तो वो किस रंग में परिवर्तित हो जाती है, हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। और ये विलयन कैसा होता है, आयरन सल्फेट। इस विलयन को क्या कहेंगे, आयरन सल्फेट कहेंगे। ठीक है। और पहले क्या था, ये कॉपर सल्फेट था। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने का कारण होता है। तो लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे के परत का कारण होता है जो अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट जिसको हम नीला थोथा कहते हैं, जब हम उसमें आयरन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट विलयन बन जाता है जो कि हरे रंग का होता है। और साथ में जो कॉपर होता है, जो यहाँ पे कॉपर था वो उससे अलग हो जाता है और अलग होके वो नीचे जम जाता है या नीचे एकत्रित हो जाता है तली में। वो भूरा निक्षेप होता है, किसका, कॉपर का होता है। ठीक है। तो ये रिएक्शन आप देख लीजिए। एक और एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है यहाँ पे कि किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लेना है, इसमें चुटकी भर खाने वाला सोडा डालना है। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है और गैस के बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। इस गैस को चित्र 5.5 में आप दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। यानी चूने का पानी तैयार करने की विधि क्या है, आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। तो चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है, परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। जैसे कि सिरका जो कि एसिटिक एसिड होता है, इसको जब हम खाने वाले सोडे के साथ मिलाते हैं तो एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो कि बुदबुदाहट के साथ निकलती है और एक अन्य पदार्थ भी बनता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आगे कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। तो इसको आप इस रिएक्शन के माध्यम से समझिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी, जिसको CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है और साथ में जल बनता है H2O। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका प्रयोग अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। आगे क्रियाकलाप आपने जो ऊपर समझे हैं, जैसे कि 5.6 और 5.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन रहे हैं। और एक्टिविटी 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। और एक्टिविटी 5.7 में कॉपर सल्फेट के लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों एक पदार्थ थे।
ठीक है। और कॉपर सल्फेट या जो कॉपर और जो लोहा था तो लोहे के ब्लेड पर निक्षेप हो जाता है। एक्टिविटी 5.8 में आपने देखा कि सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जिससे चूने के पानी को दूधिया बना दिया था। तो क्या आप इस प्रक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? तो इस अभिक्रिया के द्वारा क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो इसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और इस परिवर्तन में जो अभिक्रियाएं बनती हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। जितने भी नए पदार्थ बनते हैं वो सभी रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन यानी अंगूर से जो भी सिरका बनता है या फिर अंगूर का जो फर्मेंटेशन होता है, ये विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। इसके साथ ही औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होती हैं। यानी कि जो भी औषधियाँ दवाइयाँ बनती हैं वो भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनती हैं। उपयोगी नए पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक हो गया या फिर डिटर्जेंट हैं को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई। तो हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं और नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण। उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त यानी बाहर निकलना अथवा उसका अवशोषण होना। इसके अलावा ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। तो आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है, और जैसा कि पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, अरुचिकर गैसें भी उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसीलिए आपको पटाखे ना जलाने की सलाह भी दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाता है अथवा सड़ या गल जाता है तो उसमें एक दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो हाँ, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि इससे क्या होता है? नया पदार्थ ही बन जाता है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। आइए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ बताया गया है सुरक्षात्मक आवरण। यहाँ पे पराबैंगनी की बात की गई है। यहाँ पे एक शब्द आया है पराबैंगनी। ठीक है। ये क्या चीज़ होता है, इसको आइए आप लोग देख लें। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो ओजोन का अपघटन भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन ही है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है और प्राकृतिक आवरण की तरह भी कार्य करती है। ठीक है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए ये पराबैंगनी जो विकिरण से हमें बचाती है, ओजोन लेयर, ओजोन परत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार की क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ भी आप कर सकते हैं। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थ के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो हाँ, इसको आप कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन ये भी है। आगे अध्याय 4 में आपने अम्ल क्षार को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? ये नेक्स्ट जो है लोहे में जंग लगना, इसके बारे में देख लीजिए। तो हम जंग लगने की
घटना पर पुनः विचार करते हैं। यदि एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे के वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु या पुल, जहाज का, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। तो जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जब लोहे और ऑक्सीजन की विक्रिया होती है, साथ में जल यानी नमी भी होती है, तो एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको हम जंग कहते हैं। इस पदार्थ का नाम है आयरन ऑक्साइड। इसको हम Fe2O3 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी कि वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, यानी कि नमी भी हो और साथ में जो है ऑक्सीजन भी उपस्थित हो। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक है, अर्थात नमी अधिक है, तो जंग जल्दी लगती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय यह है कि हम उस लोहे के किसी भी वस्तु पर हम पेंट कर दें अथवा ग्रीस की एक परत लगा दें। तो वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम या फिर जिंक या जस्ता जैसी किसी धातु की परत भी चढ़ाया जाता है। लोहे पर जंग की परत चढ़ाने पर प्रक्रम यशद लेपन, जिसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं, तो अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, यानी कि उनमें पहले से ही उनका गैल्वनाइजेशन किया जा चुका होता है, जिससे क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगती है। तो क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं? उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा भी रहता है और पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जल पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाले कुछ आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? यहाँ पे एक बॉक्स में बताया गया है कि स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो ये स्टेनलेस स्टील इसको कहते हैं, जो कि लोहे में कुछ अन्य धातुओं को मिला के बनाया जाता है। वे धातुएं कौन सी हो सकती हैं? कार्बन है, क्रोमियम है, निकेल है और साथ में मैग्नीशियम है। इससे क्या होता है, इसमें इतनी आसानी से जल्दी जंग नहीं लगती है, इसी को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है, जिसको हम क्रिस्टलीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसको देख लेते हैं। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है? आपने कक्षा 6 में पढ़ा कि साधारण नमक या लवण को समुद्री जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध इस क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है और यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो क्रिस्टलीकरण होता है वो क्या है? वो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म करना है। जब जल उबलना प्रारंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर मिलाते हुए हिलाइए। ठीक है, यानी कि जो भी हम टेस्ट ट्यूब में या बीकर में जब हम जल में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, डाइल्यूट होता है वो, मतलब डाइल्यूट होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको जब हम गर्म करते हैं, जब उबलने लगे तो उसमें हमें जो है धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते रहना है और साथ में उसको शेक भी करते रहना, हिलाते भी रहना है। तो कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो।
ना हो, विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ समय तक और प्रतीक्षा करनी है। ठीक है, आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा और अपने आसपास दिखाई देने वाली परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में आप पहचानने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसको आइए अब इसके हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो रासायनिक और दूसरा भौतिक होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो जाते हैं या फिर हो सकते हैं, यानी कि पुनः जो है हमें वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थ को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, यानी क्रिस्टलीकरण के माध्यम से हम जो विलयन होता है उसके जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसको हम वहाँ से पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।